देखिए, इतिहास में विजेताओं की तो कोई कमी है नहीं। मतलब ऐसे सम्राट जिन्होंने तलवार के दम पर दुनिया के नक्शे ही बदल दिए। लेकिन आज हम एक ऐसे शासक की कहानी में उतर रहे हैं जिसकी महानता उसकी जीतों में नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि एक युद्ध के बाद उसके गहरे पश्चाताप और बदलाव में छिपी है। हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक की। हमारे पास अशोक का धम्म विजय से करुणा तक शीर्षक से एक स्रोत है और हम इसी के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कलिंग युद्ध के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इतिहास के सबसे क्रूर विजेताओं में से एक को करुणा का प्रतीक बना दिया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि कलिंग युद्ध के ठीक बाद अशोक की हालत क्या थी। मतलब बाहर से देखने पर वो अपनी ताकत के शिखर पर था, अखंड भारत का सपना लगभग पूरा हो चुका था, वो उस वक्त का शायद सबसे शक्तिशाली इंसान था। लेकिन स्रोत के मुताबिक अंदर से वो बिल्कुल खोखला, बेचैन और टूटा हुआ महसूस कर रहा था। हाँ बिल्कुल। जिस सिंहासन के लिए लाखों लोगों का खून बहा, वही सिंहासन अब उसे कांटों की सेज की तरह चुभ रहा था। और यही जो टकराव था ना, बाहरी ताकत और भीतरी बेचैनी का, बस वहीं से इस असाधारण बदलाव की कहानी शुरू हुई। तो मतलब जिसके पास सब कुछ था, उसे असल में लग रहा था कि उसके पास कुछ भी नहीं है। स्रोत में उसकी इस बेचैनी का जिक्र कैसे किया गया है? वो करता क्या था दिन भर? स्रोत बताता है कि उसकी हालत बहुत अजीब हो गई थी। वो रातों को महल में बेचैनी से टहलता रहता था, नींद नहीं आती थी। अच्छा। और दिन में दरबार में चुपचाप खोया खोया सा बैठा रहता। उसे जीत का जश्न मनाने की जगह वो मरे हुए लोगों की चीखें सुनाई देती थी। और ये सिर्फ एक लड़ाई के बाद का सदमा नहीं था, जिसे हम आज पोस्ट वॉर ट्रॉमा कह सकते हैं। नहीं, ये एक वजूद का संकट था, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। जिस चीज के लिए उसने अपने भाइयों तक को मार डाला, वही चीज उसे अब बेमतलब लग रही थी। सत्ता की वो परिभाषा जो उसे बचपन से सिखाई गई थी, यानी जीतना, कब्जा करना, ताकत दिखाना, वो उसके लिए पूरी तरह ढह चुकी थी। और इसी उथल पुथल के बीच उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आता है जो उसे एक नया रास्ता दिखाता है। मैं उस बौद्ध भिक्षु वाली कहानी की बात कर रही हूँ। ये कहानी तो अक्सर सुनाई जाती है, पर इसमें सच्चाई कितनी है? क्या वाकई एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया, या ये बस एक लंबी प्रक्रिया को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक कहानी है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, स्रोत इसे एक निर्णायक पल के तौर पर दिखाता है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि शायद एक धीमी प्रक्रिया का प्रतीक है। हो सकता है अशोक कई महीनों से बौद्ध विचारों और भिक्षुओं के संपर्क में आ रहा हो। हाँ। और ये मुलाकात उस मंथन का कह सकते हैं कि आखिरी बिंदु बनी। लेकिन कहानी का सार तो वही रहता है, चाहे वो एक दिन में हुआ हो या 6 महीनों में। सार ये है कि एक शक्तिशाली सम्राट ने पहली बार शक्ति का एक बिल्कुल अलग रूप देखा, आंतरिक शांति। उस भिक्षु में ऐसा क्या था जो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान अशोक के पास नहीं था? सब कुछ। स्रोत में इसका बड़ा दिलचस्प वर्णन है। अशोक ने देखा कि उस भिक्षु के चेहरे पर कोई डर नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, वो शांत है, बिल्कुल शांत। और अशोक जो दुनिया का शहंशाह था, जिसके सामने सब कांपते थे, वो खुद अंदर से डर और बेचैनी से भरा हुआ था। उसने पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा जिसके पास दुनियावी तौर पर एक कटोरे के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो अमीर लग रहा था, भरा हुआ महसूस कर रहा था। और तब अशोक ने उससे वो मशहूर सवाल पूछा था ना, तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता? हाँ, और उस भिक्षु का जवाब बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा था। उसने कहा, डर उसे लगता है जो कुछ खोने से डरता है। जिसने अपनी इच्छाओं को ही जीत लिया, उसे संसार की कोई शक्ति नहीं डरा सकती। ये शब्द, ये अशोक के लिए किसी धमाके की तरह थे। वो जो पूरी दुनिया जीत चुका था, उसे एहसास हुआ कि वो तो अपनी इच्छाओं का गुलाम है। ये जवाब उसके आंतरिक संघर्ष पर सीधा प्रहार था। उसे एक ऐसा रास्ता दिखा जो सत्ता के गलियारों से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों से होकर गुजरता था। ठीक है, तो यहाँ से असली बदलाव शुरू होता है। अशोक ने घोषणा की कि वो अब युद्ध नहीं करेगा। एक मिनट, एक सम्राट जिसका काम ही साम्राज्य का विस्तार करना है, वो कह रहा है कि मैं अब लड़ूंगा ही नहीं। उसके सेनापतियों ने क्या सोचा होगा? दरबारियों ने क्या कहा होगा? ये तो आज भी किसी देश के लिए सोचना मुश्किल है। बिल्कुल, ये उस जमाने के लिए एक अकल्पनीय, एक रैडिकल कदम था। उसके सेनापति हैरान थे कि भाई अब हमारा क्या काम है। पड़ोसी राज्यों ने सोचा होगा कि अशोक कमजोर हो गया है, ये हमला करने का सही मौका है। हाँ, जाहिर है। दरबार में कानाफूसी होती थी, लेकिन अशोक अपने फैसले पर अड़ा रहा। उसने ऐलान किया कि अब से शस्त्र विजय नहीं,
धम्म विजय होगी। यानी हम जमीनें नहीं, लोगों के दिल जीतेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये धम्म आखिर था क्या? क्या ये कोई नया धर्म था जो अशोक शुरू कर रहा था? क्योंकि अक्सर लोग इसे बौद्ध धर्म से जोड़कर देखते हैं। बिल्कुल नहीं। और यही सबसे दिलचस्प बात है। अशोक का धम्मा कोई धर्म नहीं था, वो खुद बौद्ध था, लेकिन उसने कभी बौद्ध धर्म को किसी पर थोपा नहीं। धम्म असल में एक नैतिक और सामाजिक कोड था। अच्छा। आप इसे प्राचीन भारत का एक तरह का नागरिक आचार संहिता या मॉरल कॉन्स्टिट्यूशन कह सकती हैं। बिल्कुल। इसमें बहुत बुनियादी बातें थीं। बड़ों का आदर करो, नौकरों और गुलामों से अच्छा व्यवहार करो, सभी जीवों पर दया करो, कम से कम खर्च करो, और सबसे जरूरी, सभी धर्मों और संप्रदायों का सम्मान करो। ये किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा था, ये इंसानियत की बात कर रहा था। तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत बदलाव नहीं था, वो इसे राजकीय नीति, स्टेट पॉलिसी बना रहा था। हाँ, और यहीं अशोक एक दार्शनिक से एक प्रशासक बन जाता है। उसने कुछ बहुत बड़े और ठोस कदम उठाए। पशु बलि पर रोक लगा दी गई, जो उस समय धर्म और समाज का एक अहम हिस्सा थी। और फिर उसने वो क्रांतिकारी बात कही जो आज भी गूंजती है, सब्ब मुनि से पजाममा। जिसका मतलब है, सारी प्रजा मेरी संतान है। बिल्कुल। सोचिए, ये पहली बार था जब कोई राजा खुद को प्रजा का मालिक नहीं बल्कि पिता बता रहा था। ये राजशाही से लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ पहला कदम था। एक तरह का प्राचीन सामाजिक अनुबंध, अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, विचार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य में, जहां अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, इन विचारों को लागू कैसे किया गया? क्या इसके लिए कोई सिस्टम बनाया गया था? हाँ, और ये अशोक की प्रशासनिक प्रतिभा को दिखाता है। उसने धम्म महामात्रा नाम से एक नया पद बनाया। धम्म महामात्रा। हाँ, ये एक तरह के नैतिकता के मंत्री थे। इनका काम साम्राज्य के कोने कोने में घूमना, लोगों की शिकायतें सुनना, ये देखना कि सरकारी नीतियां सही से लागू हो रही हैं या नहीं, और लोगों को धम्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना। ये सिर्फ प्रचार नहीं था, ये शासन का एक नया मॉडल था जिसमें नैतिकता और कल्याण केंद्र में थे। और फिर आते हैं वो पत्थर के शिलालेख और स्तंभ, जो आज भी हमें मिलते हैं। वो तो राजा के आदेश होते होंगे, है ना? दूसरे राजाओं के लिए वो सिर्फ आदेश होते थे, लेकिन अशोक के लिए ये कुछ और थे। स्रोत के मुताबिक ये शिलालेख अशोक का एक तरह का पब्लिक कन्फेशन, एक सार्वजनिक आत्मस्वीकारोक्ति थे। मतलब? उसने उन पत्थरों पर पूरी दुनिया के लिए खुदवाया कि कलिंग युद्ध ने उसे कितना तोड़ा, उसे कितना पछतावा है। एक शिलालेख में वो लिखता है, सच्ची विजय धम्म की विजय है, जिसमें प्यार फैलता है, नफरत नहीं। किसी सम्राट का अपनी गलती, अपने किए पर सार्वजनिक रूप से पछतावा करना, ये इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। वो अपनी ताकत अपनी जीत में नहीं, अपनी वल्नरेबिलिटी में दिखा रहा था। और इन्हीं शिलालेखों में उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति भी दिखती है। बहुत साफ तौर पर 12वें शिलालेख में वो कहता है कि किसी को भी सिर्फ अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ। अशोक ये समझ गया था कि भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश को सिर्फ तलवार से एक नहीं रखा जा सकता, उसे एक सांझे नैतिक धागे से पिरोना पड़ता है। उसका धम्म असल में भारत का पहला नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम था, जो धर्म से ऊपर उठकर सबको एक भारतीय होने की पहचान दे रहा था। तो ये सिर्फ नैतिक बातें नहीं थी, मतलब जमीन पर भी कुछ काम हुआ। बिल्कुल, बातें हवा में नहीं थी। सड़कों के किनारे छायादार पेड़ लगवाए गए ताकि यात्रियों को आराम मिले। सही है। हर कुछ किलोमीटर पर कुएं खुदवाए गए, यात्रियों के लिए सराय या विश्राम गृह बनवाए गए। और जो सबसे हैरान करने वाली बात है, उसने इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी अस्पताल और औषधालय खुलवाए। जानवरों के लिए भी? उस जमाने में। हाँ, सोचिए, आज से लगभग 2500 साल पहले, जब इंसानों के लिए स्वास्थ्य सेवा एक सपना थी, तब एक सम्राट जानवरों के इलाज के बारे में सोच रहा था। यह शासन की आत्मा को बदल देने जैसा था, जहां हर जीव का कल्याण राज्य की जिम्मेदारी थी। तो अशोक ने युद्ध से विस्तार करना बंद कर दिया, लेकिन क्या उसने अपने विचारों का विस्तार करना शुरू किया? मैं उसके बच्चों महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजने वाली कहानी के बारे में सोच रही हूँ। हाँ, उसने अपनी विस्तार की नीति बदली। अब वो जमीन नहीं, विचार भेज रहा था। उसने अपने बेटे और बेटी को बोधि वृक्ष की एक टहनी के साथ श्रीलंका भेजा। यह सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रसार नहीं था, स्रोत के शब्दों में यह विचारों का प्रसार था, एक कल्चरल मिशन। अच्छा। अशोक का साम्राज्य अब भौगोलिक रूप से नहीं बल्कि प्रभाव के रूप में फैल रहा था। उसके शांति और करुणा के दूत और संदेश यूनान, मिस्र, सीरिया और मध्य एशिया तक पहुंचे।
उसने दुनिया को दिखाया कि एक साम्राज्य बिना लड़े भी बड़ा हो सकता है, अपने विचारों से, अपनी नैतिकता से। ये दुनिया की पहली सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी थी। ये सब सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? कुछ इतिहासकार सवाल उठाते हैं कि क्या अशोक का ये परिवर्तन पूरी तरह से नैतिक था या इसके पीछे कोई चतुर राजनीतिक रणनीति भी थी। मतलब तब तक वो लगभग पूरे भारत पर तो कब्जा कर ही चुका था, लड़ने के लिए बचा ही कौन था? तो क्या युद्ध छोड़ना एक तरह से अपनी जीत को स्थायी बनाने का एक तरीका था? ये बहुत जरूरी और जायज सवाल है, और इसका जवाब शायद दोनों है। अशोक का हृदय परिवर्तन निश्चित रूप से वास्तविक था, उसका पश्चाताप गहरा था, लेकिन वो एक बहुत ही समझदार और व्यावहारिक शासक भी था। विद्रोह होते रहेंगे, उसे एक यूनिफाइंग आइडियोलॉजी, एक गोंद की जरूरत थी जो सबको जोड़कर रखे, और धम्म वही गोंद था। तो हाँ, ये एक नैतिक परिवर्तन के साथ साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट पॉलिटिकल मूव भी था। अपनी जीतों को धम्म विजय का नाम देकर उसने अपने साम्राज्य को एक स्थायी वैचारिक नींव दी, जिसे तलवार नहीं दे सकती थी। तो अपने आखिरी सालों में वो कैसा था? क्या वो एक सम्राट की तरह रहा या एक भिक्षु की तरह? वो दोनों के बीच का एक रास्ता था। स्रोत बताता है कि जीवन के अंतिम वर्षों में अशोक और भी सरल हो गया। उसने राजसी शान शौकत और दिखावा छोड़ दिया। वो साधारण कपड़े पहनता था और अपना ज्यादातर समय ध्यान और आत्मचिंतन में बिताता था। वो सच को पूरी तरह जी रहा था जो उसे उस भिक्षु से मिला था, कि असली शक्ति बाहुबल में नहीं, आत्मबल में होती है। सत्ता का नशा उतर चुका था और करुणा की शांति छा चुकी थी। बिल्कुल। और फिर लगभग 232 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। एक ऐसा शासक जिसने अपनी पहचान ही बदल दी। हाँ, और स्रोत इस बात को एक बहुत शक्तिशाली वाक्य से खत्म करता है। उसका शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उसके विचार अमर हो गए। और फिर वो लाइन आती है जो अशोक को इतिहास के सभी सम्राटों से अलग करती है। वो इतिहास का एकमात्र ऐसा सम्राट है जिसे उसकी जीतों से अधिक उसके पश्चाताप ने महान बनाया। अशोक की विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? क्या वो सिर्फ इतिहास की किताबों का एक चैप्टर है? बिल्कुल नहीं। उसकी विरासत आज भी हमारे साथ है, हर रोज। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, सारनाथ का वो 4 शेरों वाला स्तंभ, वो अशोक का ही स्तंभ है। हाँ। हमारे तिरंगे के बीच का चक्र अशोक चक्र या धम्म चक्र ही है। ये सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये हमें लगातार याद दिलाते हैं कि इस देश की नींव में सहिष्णुता, शांति और सेवा के विचार हैं। ये याद दिलाते हैं कि सत्ता का सर्वोच्च उद्देश्य डराना या जीतना नहीं, बल्कि सेवा करना है। ये अशोक के धम्म का सार है, जो आज भी हमारी राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा है। तो अशोक की कहानी हजारों साल बाद भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये एक गहरा सवाल छोड़ जाती है, क्या एक व्यक्ति का आत्मबोध, उसका हृदय परिवर्तन सच में इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो इतिहास की धारा को मोड़ दे? और आज के दौर के लिए जब हम अपने नेताओं को देखते हैं, तो नेतृत्व का असली मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा विजय पाना या ज्यादा से ज्यादा कल्याण करना?